हे लर्नर्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जो कि एक सब्जेक्ट है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BHU में। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ही MD का कोर्स, सेमेस्टर सेकेंड का फर्स्ट ईयर का, जिसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अंडरस्टैंडिंग आर्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड मीडियम। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये जो मीनिंग है वर्ड आर्ट का, वो क्या है? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस थ्रू एनी मीडियम इज़ नोन एज आर्ट। द मीडियम इंक्लूड्स पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। मतलब कि जब हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, उसको हम आर्ट कहते हैं। और ये मीडियम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन typically in a visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated for their beauty or emotional power। डेफिनेशन में क्या है कि जब ह्यूमन अपनी क्रिएटिव स्किल और इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन करता है या फिर उनको यूज़ करता है विजुअल फॉर्म में, और विजुअल फॉर्म में मतलब जैसे कि पेंटिंग बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, या फिर और भी दूसरे आर्ट वर्क्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको जो बाकी ह्यूमंस जो होते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं उसकी ब्यूटी के लिए और इमोशनल पावर के लिए। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि इन हिज नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसमें आर्ट के बारे में कहा गया है कि आर्ट इज़ अ स्टाइलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस डिज़ाइन टू बोथ एंटरटेन and enlighten the audience by evoking a specific aesthetic emotion और रस। इसमें भरत मुनि क्या कह रहे हैं कि आर्ट जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाता है, और इसका पर्पस क्या है? एक है कि वो अपने ऑडियंस को इंटरटेन कर सके, और दूसरा है कि वो अपने ऑडियंस को इनलाइटन करे, उनके नॉलेज को और ब्रॉड करे। और ये कैसे हो पाता है? जब उनके रस मतलब कि हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं रस, जैसे कि हास्य रस, करुण रस, ये सब मतलब कि एस्थेटिक इमोशंस को जागृत करता है। जब भी हम कोई आर्ट फॉर्म देखते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो या तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है या फिर हमें थोड़ा बहुत दुख होता है। जो कोर है इस थ्योरी का, वो उनके एक फेमस रस सूत्र में कैप्चर किया गया है, जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पतित। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द सुप्रीम एस्थेटिक रेलिश रस is produced by a combination of the determinants vibhav, consequent anubhav, and transitory emotional states vyabhichari bhav। Indian art is a mirror of the thought, religion, philosophy, cults and culture of India। Indian art जो है वो एक मिरर की तरह है, जो इंडिया के कल्चर, वहाँ के जो भी कल्ट्स डेवलप हुए हैं, वहाँ की जो भी फिलॉसफी है, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदुज़म, जो भी रिलीजन है, थॉट्स हैं, उन सबको हमें दिखाता है। इसीलिए इंडियन आर्ट को एक मिरर कहा गया है। इंडियन आर्ट इज़ अ सब्जेक्ट विच शोज़ द मैक्सिमम क्रिएटिव एंडेवर ऑफ द इंडियन माइंड्स एंड हैंड्स। वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि बहुत रिनाउंड राइटर है, वो अपनी बुक इंडियन आर्ट में लिखते हैं कि इंडियन आर्ट जो है वो एक तरह का सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्रिएटिव एंडेवर दिखाता है इंडियन माइंड्स और हैंड्स, मतलब इंडियन पीपल का। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड आर्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो it originates from the Indian word kala। The earliest evidence came from the Rigveda, a text which is written in the form of hymns, which is a testament of a highly developed poetic art book, Natyashastra, written by Bharat Muni in the 1st century CE। तो ये जो वर्ड आर्ट है, ये ओरिजिनेट हुआ था इंडियन वर्ड कला से, जिसका सबसे पहला एविडेंस हमको ऋग्वेद से मिलता है, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट है। ऋग्वेद एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको हाइम्स मतलब कि श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है, और ये टेस्टामेंट है, ये एविडेंस है एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड पोइटिक आर्ट बुक, जो हमने पहले भी पढ़ा था, नाट्यशास्त्र, जिसको भरत मुनि ने कहा है उसका, जो कि 1st century CE में लिखी गई है। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो है सामवेद। द सामवेद इज़ द रूट ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड फाउंडेशनल आर्ट फॉर्म एज इट ऑर्गेनाइजेस द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद इनटू मेलोडीज एंड चैंट्स।
सामवेद में क्या है, सामवेद जो है उसमें ऋग्वेद के हाइम्स जो हैं वो मेलोडीज़ और चैंट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए गए हैं और ये रूट हैं इंडियन म्यूज़िक का, यहीं से इंडियन म्यूज़िक की शुरुआत मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं। अ बुक शिवमूर्ति प्रियदर्शनी रिटन बाय शेमराज डिफाइंड आर्ट एज अ आनंद और प्लेजर। एक बुक है शिवमूर्ति प्रियदर्शनी की जिसको शेमराज ने लिखा है। वो आर्ट को क्या कहते हैं कि आर्ट जो है वो एक आनंद है, मतलब कि एक प्लेजर है। दूसरे भी टेक्स्ट जैसे कि वैदिक संहिता, उपनिषद, ये भी आर्ट के बारे में लिखते हैं। ये जो वर्ड आर्ट है ये 13th सेंचुरी से मिलना शुरू हुआ था। इसके पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कला वर्ड का यूज़ होता था। अब टाइप्स क्या होते हैं आर्ट फॉर्म्स के, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट कामसूत्र रिटन बाय वात्स्यायन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। देयर आर 64 टाइप्स ऑफ आर्ट, मतलब कि जो कामसूत्र बुक है जिसको वात्स्यायन ने लिखा था उसमें वो बताते हैं कि 64 टाइप्स के आर्ट होते हैं उनके हिसाब से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ललित विस्तार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसमें 86 टाइप्स कहा गया है आर्ट को। द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ मैन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर कंसाइज। एक राइटर हैं जिनका नाम क्रोसे है, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट उनका कहना है कि जो मैन का जो भी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन आता है, मतलब जब जो भी ह्यूमन बाहर से फील करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, वो कहीं ना कहीं उसके इनर कंसाइंस को दिखाता है। With time, the number of art forms reduced from 64 to 32, then 16, and during the 17th century, it comes around 8. मतलब टाइम के साथ ये जो आर्ट फॉर्म्स है जिसको कामसूत्र में 64 टाइप्स ऑफ आर्ट बताया गया है, ललित विस्तार में 86 बताया गया है, टाइम के साथ 64 से 30 हुआ, 64 से 32 हुआ, 32 से 16 हुआ और 16 से 17th सेंचुरी में आते आते 8 हो गया। उनमें से 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स हैं जो हैं स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांस, लिटरेचर, म्यूज़िक। जनरली जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है थ्योरी बेस्ड और एक होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 2 उसके सब टाइप्स होते हैं, एक होता है परा और एक होता है अपरा। फिर नीचे यहाँ पर इसको हम एक टैबुलर फॉर्म में भी इसको हम एक चार्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आंसर राइटिंग में हमारी वैल्यू एडिशन करता है। जैसे कि हमने लिख दिया नॉलेज, फिर एक थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में परा और अपरा है, और अपरा में आता है आर्ट। स्कॉलर हैं एक हीगल, वो आर्ट को डिवाइड करते हैं मूर्त में। मूर्त मतलब कि जिसका एक फॉर्म हो, मूर्ति रूप हो, एक फॉर्म हो, और वो स्टिफ है, मतलब कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे स्कॉलर्स इस मूर्त को और भी फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। कोई स्कल्पचर एक बार बन गया तो हम उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। पेंटिंग एक बार बन गई तो वो चेंजेबल नहीं है। वहीं पर जो दूसरा है वो है अमूर्त, मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब वो मूविंग है और चेंजेबल है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे कि डांस, तो डांस करते हैं तो हम बहुत सारे मूवमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। पोइट्री जब करते हैं तो उसकी अलग अलग छंद, रस, ये वगैरह होते हैं, स्टैंजाज होते हैं। फिर होता है म्यूज़िक में अलग अलग राग, अल्प, ये सब होते हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर, इट नीड्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, प्लानिंग, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसमें बताते हैं कि उसमें किस टाइप के नॉलेज की ज़रूरत है। तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप के मटेरियल से हमको आर्किटेक्चर, जो भी बिल्डिंग, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं वो किस टाइप के मटेरियल से बनेंगे। उसका हम प्लान बनाएंगे कि उसका लेआउट कैसा होगा, हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर मैथमेटिक्स होगा कि हम कहाँ पे कितने एंगल पे क्या रखेंगे। फिर दूसरा है स्कल्पचर, तो इसमें क्या आता है, इसमें हमें मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है कि रॉ मटेरियल्स हम किस टाइप के रॉ मटेरियल पे स्कल्पचर्स को बनाएंगे और क्या क्या टूल्स वगैरह लगेंगे वगैरह वगैरह। उसको हम कैसे पेंट करेंगे आगे। फिर आगे ही पेंटिंग, तो इसमें भी मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर मान लो हम कुछ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग या कुछ बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग उसमें उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम
कलर्स का हमको नॉलेज होना चाहिए, या फिर दो कलर्स को मिलाकर हम कौन सा नया कलर बनाएंगे। तो जैसे इसमें केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है कि हम मिक्स कर रहे हैं, कितने प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे वगैरह, हम किसी का बेस कैसे बनाएंगे पेंटिंग का, फिर ये सारी चीज़ें फाइन आर्ट्स में भी आती हैं। तो ये भी हमारा दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी अपने इमोशंस को शो करने की। और पेंटिंग में ये बात भी कही जाती है कि वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है। फिर आता है डांस। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और पैशन की ज़रूरत होती है। म्यूज़िक में हमें किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, हमको नाद, स्वर वगैरह की नॉलेज चाहिए और हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें बहुत ही नेचुरली प्लीजेंट वॉइस की ज़रूरत होती है, जो कि हमें बाय गॉड्स ग्रेस या फिर बाय नेचर्स गिफ्ट हमें मिलता है। फिर आता है पोइट्री। तो इसमें हमें स्वर, व्यंजन वगैरह की ज़रूरत होती है और हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, और ये एक आर्ट है प्रेजेंटेशन का। और इस पोइट्री को वन ऑफ द सुप्रीम फॉर्म ऑफ आर्ट कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंडियन आर्ट के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। तो हम पहला पढ़ेंगे एंटिक्विटी ऑफ इंडियन आर्ट। एंटिक्विटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो डेटिंग बैक टू द प्री हिस्टोरिक स्टोन एज, with the oldest known example being the rock paintings at Bhimbetka, which are over 10,000 years old. तो जब हम इंडियन आर्ट की वो कितना पुराना है इसके बारे में बात करते हैं, तो हम प्री हिस्टोरिक स्टोन एज तक चले जाते हैं। और जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है वो हमें मिलता है रॉक पेंटिंग्स का। कहाँ पे? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जो कि करीबन 10,000 साल पुराना है। फिर दूसरा जो सेलिएंट फीचर है इंडियन आर्ट का, वो है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्ट। ये हमारा जो इंडियन आर्ट का ट्रेडिशन है वो क्या है? तो ये हमें कब से चला आ रहा है? ये प्री हिस्टोरिक एज से चला आ रहा है अभी तक, ये कंटिन्यूड है। और ये कई स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक से हिस्टोरिक पीरियड में आया है। प्री हिस्टोरिक मतलब जब हमें राइटिंग्स वगैरह नहीं मिलती थी, हिस्टोरिक पीरियड जब हमें राइटिंग्स वगैरह मिलने लगी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम इंडियन आर्ट को देखते हैं। और इट कंटिन्यू टू डेवलप अंडर द पेट्रनेज ऑफ वेरियस डायनेस्टी, जैसे कि मौर्य आए, शुंग आए, कण्व आए, कुषाण आए, गुप्ता आए, और भी बहुत सारी डायनेस्टी हैं। उन सब में इंडियन आर्ट फ्लरिश हुआ। सबमर्जन, थर्ड पॉइंट है सबमर्जन और इंक्लूजन। Inclusion of various different foreign culture into Indian art, such as Arab, Greek, Muslims, Britishers, and many others. Example: Arab architecture elements such as arches, domes used in Indian architecture such as Taj Mahal, etc. Greek influence in development of architecture of Buddha in human form. तो जैसे कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कल्चर इंडिया में आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है, जैसे कि अरब हो गए, ग्रीक्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ब्रिटिशर्स वगैरह हो गए, और वो सब अपने साथ अपने आर्किटेक्चरल फीचर्स लेकर आते हैं, अपने आर्ट के ट्रेडिशंस वगैरह लेकर आते हैं, और उनका जो होता है वो मर्जर हो जाता है इंडियन ट्रेडिशन के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब हम अरब के आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो आर्चेस बनाते हैं या फिर आर्केस बनाते हैं, डोम्स बनाते हैं, और वहीं पर ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि ताजमहल जैसे हो गया, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वैसे ही ग्रीक जो भी थे वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे आर्ट को। जैसे कि जो भी स्कल्पचर बनना शुरू हुआ बुद्ध का ह्यूमन फॉर्म में, वो ग्रीक्स की वजह से ही हुआ। फिर आता है रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट, कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या पड़ा। तो रिलीजन हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट, शेपिंग इट थ्रू थीम्स, iconography एंड पर्पस अक्रॉस वेरियस मीडियम्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। जैसे आर्किटेक्चर में टेम्पल्स वगैरह बनने लगी, पेंटिंग्स वगैरह में हम देखते हैं कि अजंता की पेंटिंग्स वगैरह हैं, भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं। फिर हालांकि भीमबेटका में जो पेंटिंग्स है वो हम रिलीजियस में ऐसे नहीं डाल सकते, पर अगर स्कल्पचर वगैरह में देखो, जैसे अभी हमने देखा बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी, वैसे ही जो हिंदू गॉड गॉडेसेस थे, जैसे कि शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, और भी बहुत सारे। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन इंडियन आर्ट इज़ परहैप्स बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय अजंता केव म्यूरल्स। वैसे ही अजंता के जो केव्स हैं, वहाँ पे जो म्यूरल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो दिखाते हैं कि इंडियन पीपल जो थे वो कितने अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे पेंटिंग के थ्रू, आर्ट फॉर्म के थ्रू। फिर सिक्स्थ फीचर है डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ, कि हमें आर्ट के थ्रू अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों के द्वारा बनाई हुई जो भी पेंटिंग है या फिर आर्ट फॉर्म्स है, उससे हमको उनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलता है।
बहुत सारे वर्क, पर्टिकुलरली एंशिएंट रॉक एंड केव पेंटिंग्स, जैसे कि हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ा। और फिर अ विंडो इनटू डेली लाइफ, वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हंटिंग्स के सीन हैं, कैसे वो कभी रेस्ट कर रहे हैं तो उसका सीन है, वगैरह वगैरह। They depict activities like hunting, community dances, and domestic chores, often using both naturalistic and geometric designs. तो ये टॉपिक यहीं पे कवर होता है। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ इसका लिंक, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको और भी टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। Thank you. Keep learning.